मैंने रेडी को रखा है। During last lecture, we tried to calculate return, then return relative. These two formulas we tried to apply. Then cumulative wealth index, then arithmetic mean, then we were at geometric mean. So I am having entire calculation part in Excel sheet. So now I am required to explain, just to explain. Okay, I am required to explain only. Okay. So can you see the formula? Have you written down this formula? Yes, ma'am. Geometric mean. Yes. Okay. So मैम सीमा का मैसेज आया है ग्रुप में एक्सेप्ट करने। ठीक है, तब तक आप लोग कैलकुलेट करो। यू हैव फिगर्स एज वेल, रिटर्न फिगर्स एज वेल, एंड यू हैव फॉर्मूला। ओके, एंड फाइंड आउट एंड टेल मी द आंसर। कर रहे हो कैलकुलेट? यस मैम। ठीक है, मैम वो क्वेश्चन दिखाओ ना, क्वेश्चन नहीं है मैम, क्वेश्चन दिखाओ ना। मैं इमेज ये सेंड सुनीता करती को वापस ट्राई करने के लिए बोलना पड़ेगा, मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। हाँ मैम कर रही है, बोला मैंने दोबारा करने उससे। मैम वो क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ, एक मिनट, हाँ दिखा। डाल दिया, सौरभ देख ले। सो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? 1+R1 इंटू 1+R2 टिल 1+RN मीन्स आपको जितने साल का दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट add 1 into that and then after multiply and raise to 1 divided by n. So for us there are 5 years. Okay, return provided is for 5 years, so n will be equal to 5, and the answer, okay, whichever answer you will get, you will deduct 1 from that answer. Okay, so the formula is 1+R1 into 1+R2 into 1+R3 into 1+R4 into 1+R5 power 1 divided by n, that is 5. Okay, so raised to 1 divided by 5 minus 1. कोई भी स्टूडेंट का, मे इट बी 1 or 2 students, if they are not getting answer, they can communicate their doubt and side by side फिर से हाँ एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके, ये फॉर्मूला नहीं पता चला। हाँ मैम, 1+R5 तक मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या करना है? कहाँ तक लिखा आपने, बोल रहा?
1 plus R5. ओके, देन रेस टू, ये जो देख रहे हो ना पावर की साइन, सो दैट इज रेस टू 1 डिवाइडेड बाय n, सो इन आवर केस n इज 5, तो पावर 1 डिवाइडेड बाय 5, और फिर आंसर में से एक 1 माइनस करना है। ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन लिखा है। ओके, am I required to do it again, मतलब simultaneously am I required to type like the entire formula or something, calculated formula? अगर नहीं समझ में आता है तो मैं वो कर दूंगी, because this is to save our time. मैम आंसर माइनस में आ रहा है। नहीं, माइनस में नहीं आएगा, नहीं, माइनस में नहीं है। नहीं आएगा मैम ये n-1 जो आपने लिखा है हाँ, नहीं वो n पूरा आंसर जो आएगा ना उसमें से -1 करना है। अच्छा, ओके मैम, गॉट इट। तो तो 1/5 होगा ना? इज, हाँ ऐसे ऐसे मैं उसमें स्पेस कर देती हूँ, ठीक है, यानी ओके मैम। 1/5, फिर पूरा आंसर आपको निकालना है, देन आफ्टर यू विल डिडक्ट 1। ओके मैम, गॉट इट। या हाँ, उसमें बीच में स्पेस कर दी, ठीक है, ऐसे। So this first, like in row 28, I have written answer till power 1 divided by 5. No, I think it's just multiplication. Yes, in row 28, I have written multiplication of all 5 years written. तो ये सिर्फ multiplication है. Then 29th row में this is the answer of power answer पावर 1 डिवाइडेड बाई 5, यानी नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हो रेस टू 1 डिवाइडेड बाई 5, उसका आंसर है 29th सेल में, एंड फाइनल आंसर इज ऑन इन 30th नंबर रो, ठीक है, यानी 1 माइनस किया हुआ है आपके आंसर में से, 1 माइनस किया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन सी इन द फॉर्मूला बार एज वेल, 28th रो में पूरा मल्टीप्लीकेशन का आंसर है, देन 29th रो में रेस टू 0.2 यानी रेस टू 1 डिवाइडेड बाई 5, ये प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा था, पावर आ गया 1 मैम आंसर, डिवाइडेड बाई 5 आ गया आंसर, सेम है। ठीक है। किसी कोई एक आधे स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ मैं साइड बाय साइड साइमल्टेनियस कैलकुलेशन आई कैन डू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। Because what I could observe is only 4 to 5 students are participating and rest are, so I have to assume that if rest of the students are not speaking out, they are understanding, है ना। आपको बोलना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना पड़ेगा। It is not the physical classroom that I could understand from your facial expression. वहाँ पे ऐसा होता है कि हम आप, हाँ बोलो। ये R5 तक तो सबको मल्टीप्लाई किया तो 1.169 आ गया। उसके बाद ये जो रेस टू 1 डिवाइड बाय 5 है उसको कैसे करेंगे? उसको 1 डिवाइड बाय 5, हाँ करना पड़ेगा। साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है मधुरी वहाँ पे। रेस टू 0.2 कर दें। मतलब आप लोग भी मेरी तरह एक्सेल सीख के बैठे हो? नहीं मैम। नहीं मैम, मैम, पेन पेपर। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन रखो, हाँ मैम। ठीक है। वेदर इट इज SAPM और FD, अब आप सब लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। यस मैम, પછી શું કરવાનું? માઈનસ So what I was explaining you कि at the time of physical lecture or physical classroom lecture, I could see your facial expressions and through that we can understand कि किसी एक बच्चे को कुछ समझ नहीं आया या किसी को समझ आ गया है, ठीक है। और वहां पे आपके बाजू में 4-5 लोग बैठे होंगे जो आपको हेल्प भी कर सकते हैं। राइट नाउ यू आर अलोन, तो ना मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकती हूँ ना आजू बाजू वाले हेल्प करने वाले हैं, तो you only are the explainer or teacher or whatever is that, you is yourself everything, तो मतलब आपको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, अदरवाइज आई वुड अज्यूम कि अगर कोई कुछ पूछ नहीं रहा है तो मतलब कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो सभी का ये 3.17% आंसर आ रहा है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. आज भी ये ट्रायल एंड एरर ही समझ लो। उस दिन मैं आपके साथ साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग एवरीथिंग, और आज मैंने पहले से करके रखा है। तो एट द एंड ऑफ लेक्चर आप मुझे बताना कि पहले से करा हुआ समझ में आ रहा है कि फिर आई शुड डू साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो वो जो आपको बेटर लगे वो अप्रोच अपन लेंगे फाइनली। ओके ठीक है, तो मैं ये समझू कि सबको समझ में आ गया, सबका 3.17 आंसर आ गया, 3.17%। Yes, ma'am. Okay. Next calculation is about variance. Okay. So you can see the formula. एक्चुअली हाँ, ये मुझे गूगल सर्च करके फाइंड करना था बट मैं भूल गई। वेरायंस इज इक्वल टू, ये ई नहीं है, सिग्मा है। मैं आज करेक्ट करके ही अपलोड करूंगी, ये चीज छूट गई मेरे से। एक्चुअली आई ट्राई टू फाइंड इन इंसर्ट एज वेल सिंबल, बट सिंबल में मिलता नहीं है इतना जल्दी। गूगल सर्च करके आई विल सर्च आउट फॉर दैट सिंबल एंड आई विल एंटर दैट। ओके, बट right now you are required to write this formula, which is variance is equal to sigma. ठीक है, it is sigma in bracket ri, that is your return, minus mean, that is arithmetic mean of your return जो हमने फाइंड किया था। ठीक है, ri is your return in particular cell in particular year. ri is the return in year minus mean. Mean is the arithmetic mean which we have already calculated. रेस टू 2 स्क्वायर करना है उसका। ठीक है, जो समेशन है उसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, मैम मैम यहाँ फिर पे से एक बार, हाँ भी है ना, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे जो आपने n-1 है वो पूरा डिवाइडेड में है या फिर वो अलग से -1 है? दैट इज n-1। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे 5-1 किया हुआ है, वो पूरा अच्छा, वो है। पूरा हाँ, डिवाइडेड। पूरा है, ओके। n-1 पूरा है। ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद आप समेशन करते हो। ठीक है, फॉर्मूला एक्चुअली किसी ने इमेज फॉरवर्ड की थी, तो वहां से भी आप फॉर्मूला देख के लिख सकते हो, उसमें भी होगा। आफ्टरवर्ड्स यू कैन रीचेक फ्रॉम बुक ऑल्सो, क्योंकि एक्सेल शीट में जितना मेरे से हो पाए उतना मैंने किया हुआ है। ठीक है, बाकी का आप बुक से भी देख सकते हो। सो इट इज वेरायंस इज इक्वल टू sigma ri, that is return, minus mean, that is arithmetic mean of returns, raised to 2 divided by n-1। वो n में से 1 माइनस करना है, फुल आंसर में से 1 माइनस नहीं करना है। ठीक है, सो फॉर दिस, टू अप्लाई दिस फॉर्मूला यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल return minus mean, then you need to do it square, then summation, and then divided by n-1. So it will go in steps. So I have written, once again I have written this data, year and return. ठीक है, now deviation. So next column is about deviation. What is deviation? Return minus mean return, arithmetic mean. तो arithmetic mean का आंसर क्या था, बता सकते हो? यस मैम। 0.34. 0.034। हाँ, बट उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यू कैन सी हियर 7% रिटर्न इज गिवन, नॉट 0.07। तो आप जो बोल रहे हो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। 3.4। हाँ, 3.4, लेट मी 0.4 आएगा। हाँ, दिस इज द आंसर, अरिथमेटिक मीन 3.4। ओके, so deviation, how you can find out? Return minus mean return, meaning thereby for first year return is 7 minus 3.4. 3.4 is your arithmetic mean, which would be standard, okay, for each and every reduction. So you can see in formula bar B34, that is 7 minus 3.4, and for every row you can see minus 3.4, right? तो करो, डेविएशन फाइंड करो और आंसर चेक करते जाओ आ रहे हैं कि नहीं सिमिलर। फॉन्ट बड़े करने की जरूरत हो तो बताना।
यस मैम राइट है। ठीक है, विकास आपके आंसर्स आ रहे हैं सभी? हेलो, यस मैम। आपके आ रहे हैं आंसर सभी? यस यस। ठीक है, वैसे तो इजी है, इतना कुछ खास नहीं है। अंकित आप कैलकुलेट कर रहे हो? हेलो अंकित, हाँ बोलो। विपुल आप कैलकुलेट कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, डाउट हो तो पूछना। तो आई थिंक ये कॉलम कैलकुलेट कर वो लिया दिखाई नहीं होगा। बोले। नेक्स्ट कॉलम फाइंड करें। मैम स्क्वायर ऑफ डेविएशन आ गया उसके बाद। स्क्वायर ऑफ स्क्वायर भी डेविएशन आ भी गया आ मैम। गया। ठीक यस है, मैं मैम स्क्वायर समझा भी आ देती हूँ गया। एक बार। ठीक है, तो भी बाकी लोगों के लिए समझा देती हूँ। स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज व्हाट? डेविएशन का स्क्वायर करना है। सो 3.6 इंटू 3.6 माइनस 0.4 इंटू माइनस 0.4 minus 12.4 into minus 12.4 likewise, okay, and ultimately you need to do the sum, मतलब टोटल करना है ये पांचों फिगर्स का टोटल। सो दैट इज 217.2। तो ये क्या मिला आपको? फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमरेटर सिग्मा आर आई माइनस मीन रेस टू 2, हाँ रेस टू 2 भी कर लिया। सो एंटायर न्यूमरेटर वी हैव फाउंड 217.2 is your numerator. Okay, so this thing we have calculated. Sigma ri minus mean power 2 raised to 2, ये पूरा हमने फाइंड कर लिया। Now divided by n minus 1. So for our particular sum n is 5, 5 minus 1, okay, so 4. So this answer will get divided by 4 and ultimately you will have your answer. 54.3. हाँ मैम आ गया आंसर। Okay, so this is 54.3 is the answer of variance. Okay, but we have to मैम find गॉट इट। out. Hello, मैम ये 7.368 ये कैसे आया? वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके मैम। डेविएशन। वेरिएंस फाइंड किया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दैट इज हाँ स्क्वायर रूट। परफेक्ट, हाँ सही है मैम। स्क्वायर रूट यानी 0.5 रेज टू 0.5 किया, और आपके पास कैलसी है तो इजीली स्क्वायर रूट मिल जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका आंसर आएगा 7.36। ओके मैम आ गया। ठीक है, मैम यस मैम। हाँ कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ नहीं समझ में आया हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये पूरा आपका सम हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का। आई थिंक ये तो स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है आप लोगों ने। Yes, ma'am. यस मैम। Now next sum is about, मैम हाँ वेरिएंस में कंपलसरी वो रिटर्न है वो हमें इंटू 100 करके ही लेना है। जैसे ये रिटर्न वाला कॉलम अगर मुझे 0.07 दिया होता, ठीक है, हाँ तो मुझे समझ में आ जाता कि इट इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब आपको वो देखना है कि परसेंटेज में रिटर्न दिया है या आपको नॉर्मल वाला जो आंसर आते हैं वो दिए हुए हैं। तो जनरली ये जो आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के सम्स आएंगे वो आपको परसेंटेज ही दिया होगा। तो आपको 7% है तो उसमें से परसेंटेज ही माइनस करना है, एंड दैट्स व्हाई वी टुक 3.4 एंड नॉट 0.034। ओके मैम। ठीक है, तो रिटर्न हम परसेंटेज में ही लिखते हैं। तो सम में भी अगर रिटर्न का डेटा दिया है ना, तो 7, तो दैट इज 7%। ओके, हेलो, हाँ यस मैम मैम। समझ गई। Yes, ma'am. ओके ओके। यस मैम। जैसे फर्स्ट सम में इफ आई कंपेयर योर टोटल रिटर्न रिलेटिव विद द फिगर्स ऑफ स्टॉक प्राइजेस, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने क्या किया था? वी टुक स्टॉक प्राइजेस, then we had detail of dividend paid, and ultimately answer we got was
247. Okay, so that was just a numerical answer. It was not into percentage, and that's why we multiplied it by 100 and ultimately we got return in percentage. है ना? तो I think this might be confusing you. तो हमेशा रिटर्न जो हाँ होता है मैम, वो परसेंटेज में ही होगा. हाँ, बट यहाँ पे आपका परसेंटेज रिटर्न ही लिखा हुआ है. ठीक है. Any other doubt? Okay. So next question. This is about acquiring some shares of ABC Limited and the rates of return expected rates of return is given, and you are required to decide whether you want to purchase shares of ABC or not, or you want to acquire certain stake in particular company or not. So this first column is given to you, that is possible rate of return. हाँ, अब यहाँ you can see 0.05, 0.1, 0.08. So this is not into percentage. Okay. So here what you do, if this type of calculation, variance calculation is required, you have to multiply it by 100. ठीक है. यहाँ पे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको सीधा रिटर्न परसेंटेज में मिल जाएगा. यू कैन सी, है ना, जैसे मैंने ये 50th वाले रो में 0.091 जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके मुझे 9.1% रिटर्न, परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिला. ओके. तो यहाँ पे आप पहले ही बाय 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा, तो डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा. लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो भी चलेगा, बट रिटर्न इज अल्टीमेटली हैज टू बी इन परसेंटेज. ठीक है. So first column is given 0.05, 0.1, 0.08, 0.11 and the probabilities. So this is also given, but in practice, in practical terms, you are required to, and that's why cash flow, discounted cash flow and all these techniques would be there. वो आप धीरे धीरे पढ़ोगे कि अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका पास्ट परफॉर्मेंस आपको पता है, and you feel that based on past performance, same performance we could expect in future, but we are not sure. So what we are required to do, we are required to find out cash flows or earnings. Okay, more appropriately, I have to predict earnings of that business, and based on those earnings I am required to first of all find out this possible rate of return on my investment. Okay, so based on their earnings I can ultimately find out what percentage of profit they are going to earn, and based on that what percentage of the stock price movement I could see, and what percentage return I could expect. So that is the method of discounted cash flows. वो जब आप पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएगा. And other thing is you are required to find out the probability that whatever I am thinking, because I am thinking about future. So for future I have to find out the level of its occurrence, optimistic, pessimistic, whatever it is. So if I am very much optimistic, probability would be 90%, 80% or something. And if I am optimistic, probability would be something like that, 20%, 40%, 10% or something. ठीक है. So this I try to explain. Ma'am. हाँ मैम इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ही फाइंड आउट करना है ना, पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रोबेबिलिटी दिया होगा हमको. हाँ, तो ये दो डिटेल्स आपको दी होगी कि पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर ये है फॉर 5 years और 4 years. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी इज दिस. ठीक है. ओके मैम. नाउ हाउ टू कैलकुलेट. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न वाले कॉलम के लिए आपको क्या करना है, पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, यानी ये दो कॉलम के फिगर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, कर सकते हो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, हो गया. हो गया ना. ठीक है. हाँ. तो ये कॉलम आने के बाद यू विल एड अप दैट. ठीक है, एंड दैट एडिशन विल गिव यू एक्सपेक्टेड रिटर्न.
So that is 9.1. Multiplied by 100, you will get 9.1. Okay. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो. Okay. Now next thing, why we are calculating it? मतलब ये concepts हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है? तो calculation समझ लिया. Now we are required to understand the requirement of that. कि हम क्यों ये calculate कर रहे हैं. Okay. So first we found out total return. ठीक है? तो can anybody explain कि हम total return क्यों find कर रहे हैं? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो नॉट इन रिलेटिव टर्म्स बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स एज वेल, यू विल ट्राई टू find that how much I have earned. So if I am investing 100 rupees somewhere, after 1 year, am I able to earn at least 8 rupees as a matter of return, or 10 rupees or 12 rupees? So this is my percentage. Whether I am earning 8%, 10%, 12%, how much I am earning. Okay, so this is called absolute. Now in like in case of relational analysis, why you want to do relational analysis? Because say suppose in stock market you have earned 8%, okay, and same like before some time, uh, this FD was also earning 8% of the return. Okay, so you want to compare it with other avenues. For that reason, even you need to find out total return. It may be yearly return, or if it is investment of 5 years, you want to know that within this 5 years, how much percentage return I have earned, so that I can compare this with other avenues. Now, if it is earning only 8%, which FD is also providing, what you will do? Whether you would go for next time, you would go for FD or stock market? FD. FD, right? Means this is just an example. ऐसे आप बहुत सारे parameters compare करने की try करते हो, and then after you would choose your particular avenue. But to simplify, right now to simplify, हम बाकी के parameters नहीं देख रहे हैं. Just we are looking at return. So for relative type of analysis, even you need to find out total return or at least annual return, annualized return. In this particular case, what you would think, that I've taken too much of risk going for stock market. I have incurred certain cost, transaction cost as well, but ultimately I earned only 8%. Without taking this much risk, through FD even I could have earned. So when you are taking risk, you will expect something more. Second parameter you can compare is that in terms of liquidity, yes, your stock market is better, because if you have thought after second or third year that it is not going to give me more than 8%, you may have sold it off. Means every now and then, if you decide to sell your investments, you can. So the highest level of liquidity it has. But if you think of FD, okay, once you have invested that, without any penalty or something, you cannot liquidate it. Okay, so so these are the different parameters. On basis of this all parameters, okay, you can do relative analysis. So first is your total return, and that is historical return as well, because you know beginning price, you know ending price, and you know the transactions in between, and based on that you are finding your total return, that how much I have earned through my investments. So it is also historical return, and it is very important, very useful in case of your absolute type of analysis, or in case of your relative type of analysis. Okay, so that is regarding. माधुरी, आप फाइनेंस में क्या चैट कर रहे हो? मैं भी कंफ्यूज हो गई. इतना क्या चैट करते रहते हो?
मैम वो क्वेश्चन मिस हो गया था मेरा, वही मुक्ति ने भेज दिया नहीं, सेंड। अरे मेरी स्क्रीन पे भी सारे चैट देख रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो गई बीच बीच में। नहीं मैम कुछ नहीं। नहीं, डोंट डू चैटिंग, ओके। अभी इसी पे ध्यान दो। हाँ मैम क्वेश्चन मांग रही थी बस। Now next we learnt is return relative. Okay, so return relative में आपने क्या किया, 1 plus something. Okay, that return you have added up. So for this particular example, what we did, we tried to find out return for 3 stocks. So again, in same market there could be relative analysis. I talked about stock versus FD, but even within the same market, okay, within same secondary market, you can compare lot many stocks as well. So if you want to compare your stocks, yes, return based on return also you can compare, and based on return relative you can also compare. So that is for comparison part, you can find out return relative, but it is highly dependent on your total return calculation. So for in my opinion, total return is much more important than your relative return. Okay, so these are these two concepts. Now third one is cumulative wealth index. I think I have already explained that it is the term. हाँ बोलो। मैम टोटल रिटर्न जो है वो अपने को रिलेटिव रिटर्न बाद में ही मिलेगा ना, टोटल रिटर्न पहले ढूंढना पड़ेगा ना? क्या बोल रहे हो? टोटल रिटर्न जो है वो अपने को ढूंढना पड़ेगा, पहले ही ढूंढना पड़ेगा ना, उसके बाद ही हम लोग को रिटर्न रिलेटिव मिलेगा ना? हाँ, आपको पर्टिकुलर स्कीम जो है उसका पहले रिटर्न फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपका रिलेटिव रिटर्न फाइंड होगा। और रिटर्न रिलेटिव जो है वो बाद में फाइंड होगा। ओके, so that you can regard only as a concept. What is important for your decision making? Total return, or how much rate of return you have earned on your particular investment. So for decision making, yes, that particular concept is important. Return relative could be taken as just a theoretical concept. Okay. Okay. Now next is cumulative. Cumulative wealth index. I think already I've explained that the word cumulative suggests its meaning that to cumulate, to add up. Okay, so I talked about that corpus. Like if you have invested 10,000 of rupees, after 5 years, how much it is in total, how much you are earning. Okay, so here it is 1.16. So if you have invested 10,000 rupees for 5 years, at the end you have earned 11,693 rupees. So you can directly find out your corpus after particular period of time for which you have invested. So that is the use of cumulative wealth index. Okay, so adding all your returns into your invested amount, how much amount you can get after a particular period, that is your cumulative wealth index. तो आपके 10,000 5 साल के बाद हो जाएंगे 11,600, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, 11,693. ठीक है। नाउ अरिथमेटिक मीन यू ऑल नो। ठीक है, अरिथमेटिक मीन सिंपल, लाइक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी है ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल गिव यू अरिथमेटिक मीन. Okay, next is this concept. Arithmetic mean is the concept useful in case of simple kind of earnings. जैसे simple rate of return होता है, simple interest rate. Okay, more properly saying कि interest rate में 2 टाइप होते हैं ना आपका, एक होता है simple interest rate और एक होता है compounding, right? वो कंसेप्ट Yes, ma'am. क्लियर होंगे ना? हाँ, तो सिंपल के साथ आप अरिथमेटिक मीन कंपेयर कर सकते हो कि जैसे 100 रुपीज, if you are earning 10 rupees every year, okay, so after 5 years you will have 150, meaning thereby the interest income, that is of 10 rupees every year, it is not going to be invested. Okay, and you are not going to earn return or interest on that 10 rupees. So that is called simple interest. And what is cumulative interest rate? That is on that
earning of your return 10 rupees interest, even you will earn something. That is, if you take example of 10% interest rate, after first year you will earn 110 rupees, then next year you will earn 121 rupees and not 120, because on interest of 10 rupees also you have earned certain interest, that is 1 rupee. Okay, 10% of 10 rupee would be 1 rupee. So that is the concept of cumulative interest rate. Okay, so yes, in case of stock market investment as well, if we are not going to sell it off every now and then, and if you are keeping your money throughout this 5 years, your return, whichever you are earning as return, is also going to earn some part of return. Okay, so in practical terms, what you will do, you will apply concept of geometric mean. So this is the difference between these two terms, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिटर्न एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिटर्न, कि जहां पे आपको ऐसे लगे कि सिंपल इंटरेस्ट टाइप रिटर्न मिल रहा है, वहां पे आप अरिथमेटिक मीन अप्लाई करोगे, और जहां पे आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन्स रिटर्न पे भी रिटर्न मिल रहा है, कंपाउंड हो रहा है, तो वहां पे आप ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करोगे. दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. थियोरेटिकल के लिए यू हैव सीन कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में तो हमने अरिथमेटिक मीन ही लिया, तो जो स्टैटिस्टिक्स है, थियरी है, उसके लिए हम अरिथमेटिक मीन ही लेते हैं. ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन उसके लिए भी जरूरी होता है फाइंड करना, कि आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ मीन यू नीड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस टू नो योर लेवल ऑफ रिस्क, और रिस्क लेवल पता करने के लिए आपको अरिथमेटिक मीन चाहिए. ठीक है, टेकिंग अनदर एग्जांपल फॉर ज्योमेट्रिक मीन, सपोज मैंने आज एक स्टॉक में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए एंड आई एम थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लाइक फॉर 10 years और 15 years. तो 10 और 15 years के बाद से सपोज वो हो गए 2 लाख रुपए. ठीक है, तो कहाँ 10,000 एंड कहाँ 2 lakhs of rupees. So directly if I go for arithmetic mean or that kind of formula for finding my return, then it would be multifold, कि 10,000 के 2 लाख हो गए. But at that time you are required to apply this formula, kind of geometric mean or something, looking at each year's return, and that will give you exact figure that after 15 years how much or what percentage of return you have actually earned. Okay, so at that time even this geometric mean concept will be useful. Now differentiating it, this arithmetic mean always will be more than your geometric mean. Okay, because this is something like based on discrete kind of distribution, and this is depending on continuous kind of distribution. तो आपका arithmetic mean हमेशा geometric mean से ज्यादा ही दिखेगा. Okay, so this was about these two concepts, variance and standard deviation. Okay, there are two main concepts as far as your SAPM is concerned, risk and return. Okay, so for return we have learned you can find out total return, you can find out arithmetic mean to know for number of years on an average how much you have earned, you can apply geometric mean formula. Okay, all these things, and these things we are talking about historical return. And last thing, whichever you have calculated, question 3, that talks about futuristic return, future expected return, that you want to decide about the stock in which you can invest. So you want to find out cash flows, then earning probability, profit, and based on that you are required to find out possible rate of return and everything, like probability and everything. But this is a concept of expected return, that if today I invest in some stock, so I must have a certain rate of return in my mind, expected rate of return in my mind, that after 5 years or 10 years at least this much I should earn, and for that only I'm going for stock market and not going for real estate or FD or gold or something. तो वहां पे वो यूज आएगा. So this was about return.
नाउ टॉकिंग अबाउट रिस्क, तो रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हो? After calculating your variance and standard deviation, this standard deviation shows you the amount of risk which you are taking. So higher the risk, higher would be return, lower the risk, lower would be the return. Okay, now this is 7.36. So what it explains, that if you take your returns, okay, if you take returns of 5 years, how much variability is there? Means if in second year, if your return is increasing or decreasing, by how much percentage it could increase or decrease on an average. तो मतलब नेक्स्ट ईयर या तो वो 7.36 से बढ़ सकता है on an average. It's not a definite kind of amount, but on an average you can think that it could increase by 7.36% or it could decrease by 7.36%. So that's why it is named as variance. दैट इज वेरिएबिलिटी इन योर रिटर्न्स, कि रिटर्न्स आपके कितने वेरिएबल है. ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको 2% लूं, सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक is less risky in the sense for in next period it may go up by 2% or it may go down by 2% only. Okay, if I talk about this figure, it is 7%. So this particular stock may go up by 7% or may go down by 7% in next period. So that's why it is called variance. And if your standard deviation or variance is high, that particular security or that particular avenue or asset is called as more riskier than the avenue which is having lower amount of or lower number of your variance or standard deviation. So this was the explanation regarding your concepts. किसी कोई भी एक आधे concept में नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो. मैम हाँ, मैम ये जो वेरिएंस वाला आपने बताया, तो हम ये कोई भी दो स्टॉक को लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देन ये भी कर पूछ सकते हैं सकते हो. ना कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा रिस्की है. यस, कर सकते हो, और ऐसे ही एनालिसिस होती है. सो दैट इज, अगर और कोई कंसेप्ट में डाउट नहीं हो तो ये जो रिचा आप बता रहे हो वही मेरा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, व्हाट आई हैव डन. आप पहले डाउट्स पूछ लो फिर मैं बताती हूँ. ओके मैम. और कोई डाउट? नहीं मैम, क्लियर है. नो मैम. वापस मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया है. ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा अगर कहीं पे भी डाउट है तो. हाँ बोलो, पूछो. क्या है, पूछना है या नहीं पूछना है? मैम आगे मैम हाँ, आगे तो जाते हैं. हाँ, रीचा जो पूछ रहे थे ना कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं दो स्टॉक्स का और कंपेयर कर सकते हैं. सो यस, शी इज एग्जैक्टली राइट. यू कैन टेक टू स्टॉक्स. ऑन दैट टू स्टॉक्स यू कैन अप्लाई योर दिस total return formula. You can find out total return for that two stocks and even standard deviation formula, and you can find out standard deviation for those two stocks, and you can compare like at particular level of risk how much return both stocks are providing. तो मैंने दो स्टॉक तो नहीं लिए हैं, मैंने एक स्टॉक लिया है TCS का और उस पे रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की ट्राई की है, बट इट इज एक्सेल शीट. तो मैंने एक्सेल शीट के फॉर्मूला लिए. आपको मैन्युअली करना हो, जैसे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन है, ठीक है, कि हमने क्या किया, पहले डेविएशन फाइंड किया कि मीन से रिटर्न मेरा कितना डेविएट हो रहा है, वो फाइंड किया, उसका फिर स्क्वायर किया, फिर उसके टोटल को डिवाइड किया n/n-1 से. आफ्टर दैट वी गॉट वेरिएंस एंड देन आफ्टर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये हर एक फिगर का आप ये फॉर्मूला पूरा ये कैलकुलेशन मैनुअल करके भी फाइंड कर सकते हो. बट एज वी ऑल नो कि एक्सेल शीट में देयर आर लॉट मेनी फॉर्मूलाज मतलब ऑलरेडी फीड हुए ही है. सो देयर आर lot many formulas related with pure maths, related with pure statistics, already they are provided. So I have used that formula.
ओके, सो व्हाट आई डिड, मैंने डेली रिटर्न दिया है। तो अगर आप लोगों ने हिस्ट्रिकल प्राइजेस सी, ये आप एक बार देख लो, मैं इसको अपलोड भी कर रही हूँ। दिस इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट कि आप लोगों ने जो 10 स्टॉक चूज किए थे, सो यू नीड टू कलेक्ट daily prices for at least 1 year of all those 10 stocks, and you are required to apply this formula of return and standard deviation, and you need to do the comparison जो रिचा अभी बोल रहे थे कि मल्टीपल स्टॉक्स को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू like we are starting with the analysis part of all those 10 stocks, और धीरे 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 आपको ये पता चलेगा कि आपने जो 10 स्टॉक सिलेक्ट किए थे उसमें से कितने इन्वेस्ट करने लायक है और कितने नहीं है। तो फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विथ हिस्ट्रिकल रेट ऑफ रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिटर्न, ठीक है। तो वो सिंपल कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं, देन आफ्टर वी विल अप्लाई मॉडल्स लाइक फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड एवरीथिंग, ओके। सो मैंने मैम कितने इयर्स का लेंगे? हाँ मैम, बहुत लंबा हो जाएगा पूरा 1 साल का। तो हाँ क्या बोल रहे हो? मैम कितना मंथ्स का है, कितने इयर्स तक का हम लोग ले हिस्टोरिक डेटा? 1 साल का। मैम कितने इयर्स के, मतलब जैसे आपने मैम 1 साल का बहुत लॉन्ग नहीं हो जाएगा? मैं बताती हूँ, आप पहले ये कैलकुलेशंस देख लो फिर बोलो। एक्सेल शीट में 2 मिनट लगती है कैलकुलेशंस करने में, ओके मैम। ठीक है, आप एक बार देख लो। हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द स्टॉक प्राइजेस। क्लोज प्राइस लेना है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, ओपन प्राइस, देन ये हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस, वॉल्यूम, ये वो 8-10 आपको कॉलम्स मिलेंगे इफ यू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर एक्सेल शीट, बट यू आर रिक्वायर्ड टू पिक क्लोज प्राइस। Now this is daily, you can see 28th August, 27th August, 26th August of TCS, okay, so these are daily closing prices, okay. There are 3 categories. आप जैसे ही हिस्ट्रिकल डेटा में जाओगे आपको डेली प्राइस का भी ऑप्शन आएगा, आपको मंथली प्राइस का भी ऑप्शन आएगा, आपको ईयरली प्राइस का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर ईयरली प्राइस लेते हो तो 10 फिगर्स, मतलब 10 साल का लोगे तो 10 फिगर्स मिलेंगे। अगर आप 1 साल का ले रहे हो, डेली ले रहे हो, तो somewhat 250 ऑब्जर्वेशंस यू विल गेट, एंड इफ यू आर टेकिंग मंथ्स और 1 साल का ले रहे हो तो 12 फिगर्स मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो देयर आर 3 कैटेगरीज। इन केस ऑफ रिसर्च आप मंथली डेटा, जैसे मैं अगर 10 साल का ढूंढ रही हूँ तो मुझे मंथली डेटा लेने चाहिए। वो आप जब आर्टिकल्स पढ़ोगे, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट राइट नाउ एंड व्हाई आई एम गिविंग दिस एज असाइनमेंट, क्योंकि फाइनेंस के जो सीपी करोगे या रिसर्च प्रोजेक्ट करोगे कोई भी, उसमें ये बेसिक होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट पे कर रहे हो तो, ठीक है। सो दिस आई जस्ट कॉपी पेस्टेड, उसकी एक्सेल शीट पूरी जनरेट हुई थी, 1 साल मैंने चूज किया था, वो एक्सेल शीट एट अ टाइम जनरेट हो गई, तो मैंने ये डेट और क्लोज प्राइस मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू रिटर्न, ओके, सी दिस फॉर्मूला what I did, B4, okay, so B4 is this, B4 यानी अभी का 27th, if I am calculating return of 27th, then I am taking this as a present closing price minus previous। आप कंपेयर करो आपके फॉर्मूला के साथ। सी, इसमें टोटल रिटर्न का फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड वी आर नॉट राइट नाउ टेकिंग टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, वो भी आप ले सकते हो अगर पर्टिकुलर डे पे या पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो वो परसेंटेज भी आप ले सकते हो, बट अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर कॉलम, 2 चीजें क्या है, एंडिंग प्राइस एंड बिगिनिंग प्राइस। सो लेट मी एक्सप्लेन बाय दैट वे, एंडिंग प्राइस एंड बिगिनिंग प्राइस, ओके। सो फॉर इफ आई वांट टू कैलकुलेट 27th August return, 27th August will be my ending period, यस मैम। ओके। हाँ, ये मैंने उल्टा ले लिया है, हाँ, मैं सॉरी, जल्दी में डिसेंडिंग ही ले लिया है, आपको असेंडिंग करना पड़ेगा इसको, मैंने चेक नहीं किया। सॉर्ट कर लेंगे हम तो। हाँ, सॉर्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं उसके हिसाब से समझा देती हूँ। टेक इट एज 28th August एंड दिस इज 27th August। जब आप उसको असेंडिंग में डालोगे तो आपको पहले 27th मिलेगा, फिर 28th मिलेगा, राइट।
तो क्या करना है, दिस इज माई एंडिंग पीरियड एंड दिस इज माई बिगिनिंग पीरियड, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला क्या डाला है, देखो B4 दैट इज एंडिंग पीरियड माइनस B3 दैट इज प्रीवियस पीरियड डिवाइडेड बाय प्रीवियस पीरियड। सो दिस इज योर फॉर्मूला, ओके। कैश पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड वो हम जाने देते हैं, प्राइस चेंज इज व्हाट, एंड प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस दैट इज योर प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, this is my ending price, this is my previous price, and that will get divided by previous price. So B4 minus B3 divided by B3. So this B3 is my previous period closing price. Now what I am required to do, ये एक बार जैसे यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला डाला, okay, is equal to this, okay, divided by minus this डिवाइडेड बाय ये प्रीवियस पीरियड, एंटर किया, ओके। मेरा डिवाइड नहीं हुआ है शायद। मैम मैम क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपन प्राइस अपॉन क्लोजिंग प्राइस, तो ये भी सेम ही रिटर्न ही देगा ना हम लोग को भी? प्रीवियस प्राइस, क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस होता है। ओके। हाँ, मतलब ये टर्म्स है, इंटरचेंजेबल टर्म्स है। तो ये आ गया, देखो ये वाला कैलकुलेशन, ठीक है, ये आ गया। अब आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है टिल द पीरियड विच यू वांट। तो मैंने ड्रैग किया, मतलब मुझे सारे दिन के जितने भी होंगे 250, या मैंने तो एक्चुअली जैन से अगस्त लिया है, 8 महीने का ही लिया है, तो 150 के हिसाब से 150 या कितने ऑब्जर्वेशंस है मेरे, लेट मी चेक। तो आपको कुछ 250 अराउंड ऑब्जर्वेशन मिलेंगे और मुझे कुछ मिले हैं 160 और समथिंग, 168 मिले हैं 8 महीने के, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में मैं उसको करेक्ट करके ही अपलोड करूंगी, तो फॉर रेफरेंस यू कैन कीप दिस एक्सेल शीट, ठीक है। बट मैं करेक्शंस जो भी मैंने अभी बोले वो करेक्शंस मैं कर दूंगी, ओके। तो आप बताओ 2 या 3 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा इसमें? नहीं मैम, जल्दी हो जाएगा। नो मैम। जल्दी हो जाएगा, तो छोटा सा नहीं, मैम। असाइनमेंट है, ठीक है। राइट नाउ आई एम नॉट इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द मार्क्स, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि कितने प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में दूंगी। तो इफ देर आर 8 असाइनमेंट्स, ईच वुड बी फॉर 5 मार्क्स। इफ देर आर मोर देन 8 असाइनमेंट्स, योर मार्क्स वुड गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। उस हिसाब से देखते हैं। और 8 से कम हुए, जैसे 5 ही हुए, तो ईच असाइनमेंट विल बी ऑफ 8 मार्क्स, ऐसे। तो मार्क्स अभी मत देखो, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक प्रैक्टिकल लर्निंग। मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं, बट आप काफी कुछ सीखोगे भी, दैट विच कुड बी अप्लाइड इन प्रैक्टिस ऑल्सो। कि कल उठ के अगर आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो दिस बेसिक नॉलेज यू रिक्वायर, दिस इज समथिंग लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अभी इसको मन से करो, डोंट गो फॉर मार्क्स एंड ऑल के कितने मार्क्स इसके मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक ये मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं वो नहीं बता रही हूँ। फर्स्ट असाइनमेंट वाज पिकिंग 10 stocks randomly. Second assignment is finding return and standard deviation. And if you can compare and whichever I have explained, if you can interpret, you are required to interpret कि एक पर्टिकुलर लेवल के स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क पे मुझे वो स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया और बाकी के स्टॉक्स का क्या स्टैंडर्ड डेविएशन था और उस हिसाब से क्या रिटर्न दिए। So based on these 2 parameters, out of those 10 stocks, which stocks are, it could be 1, it could be more than 1. So how many stocks and which stocks are better in terms of return and standard deviation, right? Okay, I was talking next Ma'am. about, हाँ बोलो। जैसे कि यहाँ पे आपने TCS का लिया है, तो हमें वो 10 कंपनी का लेना है या फिर उसमें से कोई एक? नहीं, 10 का लेना है, तो ही आप कंपेयर कर पाओगे। ओके मैम। ठीक है। हिस्ट्रिकल डेटा इजीली मिल जाएंगे, फिर आपको ये 2 कॉलम सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। रिटर्न मैंने बताया वैसे एक में फॉर्मूला डालो, ड्रैग कर लो, ठीक है। नाउ आई एम शोइंग यू स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कैन यू सी फॉर्मूला बार? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. So you can see STDEV.
ओके मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ वापस, इज इक्वल टू, फिर आपको फॉर्मूला आई थिंक काफी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो एफ एक्स लिखा है ना फॉर्मूला बार फंक्शन के लेफ्ट हैंड, हाँ तो दैट इज योर फंक्शंस। तो इक्वल टू लिखना है, फिर फंक्शंस में जाना है, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने ऑलरेडी चूज किया था तो वो रिसेंट में है, अदरवाइज आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिकल में जाना है। ठीक है, यू कैन सी, देखो फाइनेंशियल है, मैथ्स है, ठीक है, लुकअप का भी फंक्शंस काफी सारे होते हैं वो है, तो आपको स्टैटिस्टिकल में जाना है। देन स्टैटिस्टिकल में गो टू एस, एस में मिलेगा आपको, और वो होगा सबसे पहला एस में स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा मैंने चूज कर लिया था तो मुझे यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे रिसेंट में चला गया है वो। तो अगर मैं ऐसे लूंगी recently used, you can see standard deviation, I have chosen that, okay। अब उसमें क्या होगा, इसको बंद कर दो, उसने सॉरी उसने ऑलरेडी एक रेंज ले ली है, ठीक है, तो वो रेंज B4 टिल H4, ठीक है, तो वो रेंज हमें नहीं लेनी है, हमारी रेंज रिटर्न वाली रेंज होनी चाहिए, दैट इज फ्रॉम C4 टिल 168 वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो, ओके। इसको ओके कर देते हैं, यहाँ पे सी, यहाँ जाके आपको चूज करना है और ड्रैग करना है, ठीक है, तो मैंने ये वाला चूज किया, एंड देन आफ्टर I'm dragging it till the last return. Okay, and then end. So I'll get standard deviation. See, दिख रहा है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, दैट इज अगेन इजी। आपको क्या लिखना है, इक्वल टू लिखना है, देन C4 पे जाना है, यू कैन सी दिस, C4 सिलेक्ट करना है इनटू 100, फिर एंटर करोगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा, देन अगेन ड्रैगिंग, आप ड्रैग करोगे तो सारे ऑब्जर्वेशन आपके आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपल एक ही कैलकुलेशन है आपका, D4 इंटू 100, ठीक है, तो ये मुझे मिल गया रिटर्न। अब इसको अरिथमेटिक मीन, यानी अगर ये स्टॉक का मुझे 1 साल का अगर रिटर्न फाइंड करना है तो मुझे अरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा, ठीक है, वो कैसे करूंगी, तो मैं ऊपर ही कर लेती हूँ, इज इक्वल टू पहले सम, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा रिटर्न्स का फुल ईयर का, सो रिटर्न इन परसेंटेज, अगेन ड्रैग, तो वो पूरा टोटल हो जाएगा आपके 165 या जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका, मैंने पहले सम ले लिया तो ये मुझे सम मिला। नाउ इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 4 पे मेरा रिटर्न स्टार्ट हो रहा है और इस पे खत्म हो रहा है 168 पे, यानी 164 ऑब्जर्वेशंस आई है, वो ऑब्जर्वेशंस आपको कैलकुलेट करना है, काउंट करना है। सो दिस इज माय 168। हाँ आबा मैम की लिंक आ गई। एक मिनट, 168 और उसमें से आई थिंक -3 होगा, 1 2 3 तीन रो में नहीं है, यानी 165, सो इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 165, so this is average return, okay, average return of 1 day, so this into 365 days, बस खत्म ही हो रहा है, वो खत्म ही कर 365। So on this particular script for 165 days or 8 months, you have earned 4.32% of the return.
at 2.447 standard deviation. Likewise, you will have 10 figures which you are required to compare. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिस्की, और रिटर्न का तो आपको पता ही है जितना ज्यादा होगा उतना बेटर। तो उस हिसाब से आपको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, ओके मैम। so Yes, should I ma'am. end? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में मुझे आप लोगों को असाइनमेंट की डेडलाइन बतानी है, वेदर इट इज एफडी और एसएपीएम, क्योंकि हमेशा छूट जाती है अपनी ये बात कि अगर अपन डेडलाइन फिक्स नहीं करेंगे तो असाइनमेंट सबमिट नहीं होने वाले। तो कल हम सबसे पहले यही बात कर लेंगे कि मैंने आपको अभी तक कितने असाइनमेंट दिए और कब तक सबमिट करना है। ठीक है, सोच के Okay, ma'am. बताना। Okay, ma'am. मैम ये सेकंड वाला असाइनमेंट है ना? हाँ, एसएपीएम के लिए ये सेकंड है। ओके मैम। Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Bye. Okay, ma'am. Have a Thank you, nice ma'am. Bye. day. Take care. बाय मैम। Bye, ma'am.